Today we'll discuss about spring in SHM. SHM में टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। अगर स्प्रिंग को नंबर ऑफ एन टर्म्स में काट दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग ऐसा है। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अगर मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो ये ब्लॉक यहां आ गया और फिर रिलीज कर देंगे तो दिस इज द मेन पॉइंट। अब ये स्प्रिंग यहां आ जाएगा, फिर ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ऑसिलेशन। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो स्प्रिंग जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ा होगा, पैरेलल और सीरीज, वैसे ही यहां भी पैरेलल और सीरीज होगा। ठीक उसका उल्टा होगा। करंट में रेसिस्टेंस का सीरीज में हम लोग लिखते थे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्प्रिंग में लिखेंगे K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, लेकिन ये पैरेलल में हो जाएगा। वहाँ सीरीज में ऐड होता था, यहाँ पैरेलल में हो जाएगा। वहाँ पर सीरीज पैरेलल में लिखते थे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ आप सीरीज में लिखेंगे 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये अब ये कैसे होता है ये बता रहा हूं। तो स्प्रिंग जो है पैरेलल में भी होगा और सीरीज में भी होगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेलल के बारे में। यहाँ दो डायग्राम है। सपोज करो K1 एंड K2, K1 एंड K2 are the spring constant. This is said to be in parallel and this is in series. अभी क्या है ना, मैं सीरीज और पैरेलल बता दूंगा, लेकिन इसका जो टेक्निक है वो न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा कि आप कैसे फाइंड करेंगे कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है। कभी कभी आपको सीरीज वाला पैरेलल ही होगा, दिखने में वो सीरीज जैसा लगेगा लेकिन होगा वो पैरेलल। तो टेक्निक मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस मास को मैं नीचे खींचूंगा एक फोर्स से, F जो अप्लाई होगा या mg जो फोर्स लगेगा, तो अगर आप देखो ऐसा हमारा ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मे बी ऐसा हो जाएगा या फिर वो ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वल करने के लिए इसका फोर्स और इसका फोर्स अलग अलग होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे y1, K1 एंड K2 डिफरेंट है और इसको भी मुझे खींचना है बिल्कुल सीधा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों स्प्रिंग का इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट y हो गया, इसका भी y हो गया। आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं कि मैंने इतना एक्सटेंड कर दिया। तो यहां जो फोर्स होगा F इक्वल टू KY, ऐसा मैंने लिखा, K इक्वलेंट कर दिया, नेट फोर्स लगा दिया कि मेरा नेट फोर्स इक्वल टू माइनस KY, क्योंकि आपका फोर्स हमेशा उल्टा होता है। अब फोर्स एक F1 होगा, F1 इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस K1Y एंड F2 इक्वल टू माइनस K2Y। ऐसा हो गया हमारा। नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 मीन्स माइनस K इक्वलेंट Y इक्वल टू माइनस K1Y माइनस K2Y। Y सबका कैंसिल हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बच क्या गया, K इक्वलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। ये हमारा K इक्वलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, ये इसमें नहीं दिख रहा है, केवल K इक्वलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल के लिए। अब आप इसमें नंबर ऑफ n लगा सकते हैं, 1 2 3 4 कितना भी लगा सकते हैं ना। फॉर सीरीज, अब हम सीरीज के लिए बात करेंगे। सीरीज में ये होता है
सीरीज में क्या है, अगर मैं ऐसे स्प्रिंग को खींच रहा हूं एक ही फोर्स से, तो दोनों स्प्रिंग डिफरेंट डिफरेंट खींचेगा। एक थोड़ा ज़्यादा खींच जाएगा, एक कम खींचेगा, क्योंकि दोनों का K1 K2 डिफरेंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम Y1 मानते हैं, इसका Y2। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो सेम होगा, क्योंकि आप एक ही फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स सेम हो गया। तो आप लिखेंगे टोटल फोर्स F इक्वल टू माइनस K इक्वलेंट इंटू Y। तो आप Y इक्वल टू फिर यहाँ बाद में लिखेंगे, पहले मैं समझता हूँ। आप फिर से फोर्स एक स्प्रिंग के लिए लिखेंगे माइनस K1Y एंड F इक्वल टू माइनस K2 Y1 एंड Y2। तो आप यहाँ y फाइंड करिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F बाय K इक्वलेंट। देयरफॉर y1 इक्वल टू माइनस F बाय K1, सिंपली y2 इक्वल टू माइनस F बाय K2। डिस्प्लेसमेंट जो है नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2। नेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। y को क्या लिखोगे आप, माइनस F बाय K इक्वलेंट, y1 क्या हो जाएगा, माइनस F बाय K1 माइनस F बाय K2। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाय K इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। ये हो गया इक्वलेंट। बिल्कुल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का उल्टा यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या करूंगा, अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जल्दी से, तो सीरीज में जब भी हो, अगर दो सीरीज में हो, तो K इक्वलेंट इक्वल टू K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये शॉर्टकट हो गया। आप एलसीएम लेंगे, फिर उसको रिवर्ट करेंगे, ये एलसीएम K1 K2 हो जाएगा, ऊपर K1 प्लस K2 हो जाएगा, फिर उल्टा करोगे तो आपको यही आ जाएगा। मतलब जब भी अगर दो सीरीज में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उसका सम से डिवाइड कर देंगे, K इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसमें ना बहुत सारे नए नए फंक्शंस होंगे। उसमें होगा कि अगर सपोज करो कि आपके स्प्रिंग में भी मास हो, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग, मैंने बताया था T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K, ये हमने बताया था आपको पहले। इफ MS be the mass of the spring, then the expression of the time period will be क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M प्लस MS बाय 3 बाय K। अगर मान लो मैंने इसमें स्प्रिंग का भी मास दे दिया, अगर आपने स्प्रिंग का मास दे दिया, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3 बाय K। ये आ जाएगा। अगर कभी ऐसा यूज करना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मैंने स्प्रिंग को n टर्म्स में डिवाइड कर दिया, इफ अ स्प्रिंग of force constant K is divided into n equal part, then one such part is attached to the mass M, then the time period will be 2 pi under root M by 2K। मतलब जो नीचे K था उसको आप 2 ने n मल्टीप्लाई कर देंगे n K, मतलब 2 पाई अंडर रूट M बाय n K, क्योंकि हमने इक्वल n टाइम्स में उसको डिवाइड किया है, तो हमने n K बोल दिया। अब अगर मैं इसी को पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए, इन सब के लिए यूज करूं तो कैसा होगा। टाइम पीरियड जब भी निकालना होगा तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया था कि वैसे निकालेंगे। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K। अब अगर टू स्प्रिंग आर इन पैरेलल, दो स्प्रिंग पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2।
तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 प्लस k2, क्योंकि टाइम पीरियड का जो इक्विवेलेंट होता है k का इक्विवेलेंट होता है k1 प्लस k2। लेकिन अगर आप सीरीज में जाएंगे तो सीरीज में k इक्विवेलेंट क्या होता है, k1 k2 बाय k1 प्लस k2। तो k टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m k1 k2 k1 प्लस k2। ये हमारा टाइम पीरियड उस कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट्स है कि अगर आप डबल मास से अटैच्ड करते हैं, इफ two masses m1 and m2 are connected by a spring, then the time period, तो उसको ना मैं एक म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको रिड्यूस मास बोलते हैं। मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। कई लोग म्यू को m भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, और इस वेयर म्यू इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये हमारा म्यू का वैल्यू हो गया। तो टाइम पीरियड जो है 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाय k इंटू m1 प्लस m2 के ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर आएगा। अब जितने भी न्यूमेरिकल है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम टाइम पीरियड को यही फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन कुछ बार अगर मान लो किसी बुक में, दूसरे बुक में एक्सेल टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो अब ये कैसे आया, ये उसी फॉर्मूला से हम यूज करेंगे जो हमने पहले किया था, जैसे m इक्वल टू k ओमेगा स्क्वायर लिख के लिखा था हमने। अब मैं इसी को अलग तरीके, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अब कैसे होगा, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बाय वाई। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए बाय वाई, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय वाई, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई बाय टी इक्वल टू अंडर रूट ए बाय वाई, देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाय ए। मतलब हो गया टी इक्वल टू 2 पाई वाई द डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सेलरेशन। मैं इसको भी यूज करके बना सकता हूं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग शो इन द फिगर बनाता हूं, आपको टाइम पीरियड निकालना है। K2 एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, आपको टाइम पीरियड बताना है। तो आप इसको मन में सोच लीजिए कि पैरेलल है या सीरीज है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये K1 है और ये भी K2। अब इसको भी आप खुद सोचिए कि ये पैरेलल है या सीरीज है, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप एनालाइज कर लेंगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं और पैरेलल सीरीज फाइंड करने में मुझसे कहाँ दिक्कत हो रहा है। थर्ड है
K1 K2 K3। तो इसमें भी आपको खुद बताना है कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज है। अब देखो, जो फर्स्ट है वो है सीरीज में जो लगता है लेकिन है नहीं, वो पैरेलल है। जो सेकंड है यह है सीरीज। जो थर्ड है ये दोनों पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज है। अब पता नहीं चला ना कि कैसे पैरेलल, क्योंकि जब मैंने आपको डिराइव कर रहा था, बता रहा था ऐसे, तो मैंने टर्म बोला था कि पैरेलल में जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होगा, सीरीज में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, ये पॉइंट था। अब कैसे, अगर इस ब्लॉक को मैं 10 सेंटीमीटर इधर लाता हूं तो ये स्प्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर कंप्रेस होगा, लेकिन ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा। तो दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम है, क्योंकि ये इधर से क्लोज्ड है, ये इधर से भी ब्लॉक्ड है। तो ये स्प्रिंग बीच का आ गया। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यूं खींचा तो ये 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग खींचता है, तो ये 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रहा है। तो दोनों जो स्प्रिंग है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देयरफॉर फर्स्ट जो है वो पैरेलल में होगा। तो फर्स्ट का के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 फर्स्ट का, क्योंकि ये हमारा पैरेलल है। Therefore time period equal to 2 pi under root m by K equivalent K1 plus K2, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया फर्स्ट का। एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by t इक्वल टू 1 by 2 pi under root K1 plus K2 by m। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड जो है वो सीरीज में है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे खींच रहे हो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। इस पे मैक्सिमम फोर्स लगने के बाद वो उस पे इफेक्ट डालेगा, तो ये दोनों डिफरेंट खींच जाएगा। तो ये हो गया सीरीज में। तो सेकेंड जो है वो है सीरीज में, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 by K1 plus K2। तब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 pi अंडर रूट m by K इक्विवेलेंट K1 K2 K1 plus K2। फ्रीक्वेंसी जो है 1 by t होता है, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर लो, आंसर आ गया। थर्ड में ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि अगर इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये दोनों इक्वल खींचेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट K1 K2 है, लेकिन K3 में डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले K इक्विवेलेंट डैश निकालेंगे, उसको बोलेंगे K1 प्लस K2। उसके आपको नेट K इक्विवेलेंट निकालना होगा, वो हो जाएगा K इक्विवेलेंट डैश एंड बिटवीन K इक्विवेलेंट इक्वल टू एंड K3, इसके बीच में K इक्विवेलेंट आएगा जो सीरीज में है। तो 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K इक्विवेलेंट डैश प्लस 1 बाय K3। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, K इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे K1 प्लस K2 इंटू K3 बाय, इन्हीं को ऐड करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3। मैंने यही बोला था ना कि जब भी अगर हम सीरीज में करेंगे तो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसी का सम से डिवाइड कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया इंटू K3 और इन्हीं को ऐड कर दिया। तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2 K3 K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ये एक मेथड था। अब इसमें जितने भी आएंगे न्यूमेरिकल या नेक्स्ट क्लास में जितना भी मैं बताऊंगा उसका कंपोनेंट ब्रेकिंग भी होगा। सपोज करो स्प्रिंग 90 डिग्री पे 3 स्प्रिंग हो तो दोनों को बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स एक डायरेक्शन में लगाना होगा, 120 डिग्री पे होगा। ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आएंगे जो आपको करने हैं। अब एक प्रॉब्लम हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कर रहा था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है।
A simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field strength E directed vertically upward. With what period will the pendulum oscillate if the electrostatic force acting on the sphere is less than the gravitational force? अब आप देखो क्या हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब मैं बता रहा हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है, वो हैंग कर रहा है, उसका मास m है। जब उसका मास m है तो नॉर्मल हैंग कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है 12th में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें कूलम्ब्स लॉ होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। अगर आप जैसे सीबीएसई में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे चैप्टर को टच करता है उनके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने बोला कि एक पेंडुलम है और उसका मास m है, ये हैंग कर रहा है और इसकी लेंथ l है। ये क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इक्वल टू ई क्यू। अब ये नीचे जाना था, लेकिन उसको कोई धक्का मार रहा है। और लास्ट में मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब mg जो है, mg नीचे हो गया और F इलेक्ट्रिक ऊपर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन हम नेट फोर्स इक्वल टू लिखते थे। नेट फोर्स इक्वल टू, आप लिखेंगे ये नेट इक्वल टू mg माइनस Fe, मतलब ma इक्वल टू mg माइनस EQ, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि ई फोर्स इक्वल टू mg माइनस EQ हो जाएगा। अब इससे ना हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे और टाइम पीरियड में इसको डाल देंगे। अगर a इक्वल टू निकाला जाए तो m कैंसिल होगा, तो g माइनस EQ बाय m, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब k m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर k के टर्म में भी मैं ला सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ना k लाने में, समझाने में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैंने a निकाल दिया। a इक्वल टू आ गया g माइनस EQ बाय m। अब आप टाइम पीरियड लिखेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो गया 2 पाई डिस्प्लेसमेंट, हम L ले लेंगे, A को आप क्या लिखेंगे, G माइनस EQ बाय m। तो हमारा आंसर आ गया टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G माइनस EQ बाय m। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ज़्यादातर मेरे वीडियो 20-25 मिनट के होंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, एक बहुत अच्छे लेवल का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।